नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले के 3 वीडियो में मैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की एक विस्तृत चर्चा या विस्तृत अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत किया। यह अध्ययन ओशनिया महाद्वीप के अंतर्गत था। ओशनिया महाद्वीप के अंतर्गत मैंने पूर्व में बताया था कि ओशनिया महाद्वीप के अंतर्गत जो भी देश आते हैं उनको हम 5 मुख्य भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 5 मुख्य भाग थे? तो सबसे पहला था ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद न्यूजीलैंड, इसके बाद प्रशांत महासागर के जो द्वीप समूह हैं उनको 3 भागों में बांटा गया था, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया। तो इस तरीके से ओशनिया महाद्वीप को 5 भागों में बांटा गया था स्थिति के आधार पर। कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया। इसके अंतर्गत मैंने ओशनिया महाद्वीप के अंतर्गत मैंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की एक विस्तृत चर्चा आपके सामने प्रस्तुत की है। यह चर्चा 3 वीडियो में मेरे लिंक पर उपलब्ध है। आप गुरुग्राम क्लासेज के अंतर्गत प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की एक विस्तृत चर्चा 3 वीडियो में आपको मिल जाएगी। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नए ओशनिया महाद्वीप के अगले महत्वपूर्ण देश, जिसे न्यूजीलैंड के नाम से जाना जाता है। तो आप देख रहे हैं यह न्यूजीलैंड की स्थिति है। न्यूजीलैंड द्वीपीय देश को दर्शाया गया है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ल्ड के मैप में न्यूजीलैंड की स्थिति कहाँ है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में एक द्वीपीय देश की स्थिति आपको नजर आएगी। इसी द्वीपीय देश को न्यूजीलैंड के नाम से जाना जाता है। अर्थात यह देश जो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ऑस्ट्रेलिया से तस्मान सी के द्वारा अलग होता है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा सागर है, तो आप बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में तस्मान सागर की स्थिति है। क्लियर है? अब एक किससे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि इस देश की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, इस देश की खोज एक पुर्तगाली यात्री थे, पुर्तगाली यात्री थे जिन्हें ओबेल तस्मान के नाम से जाना जाता है। ओबेल तस्मान, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं के नाम पर इस सागर का नाम तस्मान सागर पड़ा। क्लियर है? तो ओबेल तस्मान ने इस द्वीपीय देश की स्थिति के बारे में बताया था, जिसे 1769 में कैप्टन जेम्स कुक महोदय ने प्रमाणित किया था। कैप्टन जेम्स कुक वही व्यक्ति थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी। तो इन्हीं के द्वारा 1769 में न्यूजीलैंड के बारे में बताया गया था क्या एक द्वीपीय देश है, और ओबेल तस्मान की खोज को उन्होंने प्रमाणित किया। ध्यान दीजिएगा, इस देश को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। क्यों ब्रिटेन कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन? तो इसके पीछे 3 प्रमुख कारण है। पहला, यह बिल्कुल लंदन का एंटीपोडल पॉइंट है। एंटीपोडल पॉइंट क्या होता है कि किसी भी बिंदु का बिल्कुल विपरीत स्थान, जैसे मान लीजिए ग्लोब है, ग्लोब का यह बिंदु, तो इसका अपोजिट क्या होगा। तो अगर आप यहां से बिल्कुल एक कील गाड़ेंगे तो यह कील कहां निकलेगा? यहां। अर्थात ग्लोब पृथ्वी के आर पर अगर किसी कील को गाड़ा जाए तो ये उसका ठीक जो अपोजिट बिंदु होगा यह होगा। अगर यहां से कोई कील गाड़ा जाए तो यह यहां निकलेगा। तो इस बिंदु का एंटीपोडल पॉइंट जो होता है वह कौन सा है? इसका बिल्कुल विपरीत स्थिति। इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो सकता है कभी आपसे पूछ दे कि इतना डिग्री अक्षांश के बीच का या इतना डिग्री देशांतर का एंटीपोडल पॉइंट क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी बिंदु का एंटीपोडल पॉइंट निकालने के लिए दिए गए देशांतर को 180 से माइनस करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर ईस्ट लॉन्गिट्यूड का एंटीपोडल पॉइंट क्या होगा, एंटीपोडल पॉइंट क्या होगा, तो आप कुछ नहीं करना है, सिंपल सा 30 डिग्री ईस्ट लैंगिट्यूड में वो 180 डिग्री से माइनस कर दीजिए। 180 डिग्री से माइनस कर दिए तो क्या आएगा? 150 डिग्री। यहां पर ईस्ट है तो यह हो जाएगा वेस्ट। क्लियर है? तो एंटीपोडल पॉइंट निकालने के लिए दिए गए देशांतर को 180 से माइनस कर देते हैं। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड का एंटीपोडल पॉइंट क्या है, तो यह हो जाएगा 150 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो लंदन का बिल्कुल यह एंटीपोडल पॉइंट में है, प्रतिध्रुवस्थ बिंदु में है, इसीलिए इसको दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है।
दूसरा प्रमुख कारण क्या है कि लंदन यानी इंग्लैंड का जो क्लाइमेट है बिल्कुल वही क्लाइमेट यहां पर पाया जाता है, इसलिए भी इसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। और एक अन्य महत्वपूर्ण कारण क्या था कि इस द्वीप पर जो लोग आकर बसे थे तो उन्हीं के द्वारा इस द्वीप को आबाद किया गया और 1931 तक, ध्यान दीजिएगा, इस द्वीप की मूल जो आबादी उसको माओरी कहा जाता है, लेकिन इनकी जनसंख्या मात्र 10% है। अधिकांश आबादी जो है यूरोपीय मूल के लोगों की है और 1931 तक इस द्वीप पर ब्रिटेन का अधिकार था। 1931 के बाद यह स्वतंत्र देश बना हुआ है, इसलिए भी इस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। तो लंदन का एंटीपोडल पॉइंट, क्लाइमेटिक कंडीशन और 1931 तक ब्रिटेन के अधिकार में होने के कारण न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। अब हम जान लेते हैं कि इसके अंदर कितने महत्वपूर्ण द्वीप हैं। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूजीलैंड के अंतर्गत कुल द्वीपों की संख्या 22 है। कितनी है? 22। लेकिन इसमें से 4 द्वीपों की स्थिति काफी महत्वपूर्ण है। 22 में 4 द्वीपों की स्थिति काफी महत्वपूर्ण है। आप मैप में देख सकते हैं ये 4 महत्वपूर्ण द्वीप कौन कौन सा है। तो यह है उत्तरी द्वीप जिसे मैंने दिखाया है, यह है उत्तरी द्वीप, यह है दक्षिणी द्वीप, यह दक्षिणी द्वीप। तीसरा महत्वपूर्ण द्वीप है न्यूजीलैंड का जिसे स्टुअर्ट द्वीप के नाम से जाना जाता है। और चौथा महत्वपूर्ण द्वीप जो है सुदूर प्रशांत महासागर में, जिसका नाम है चैथम। तो कितने द्वीप हो गए न्यूजीलैंड में? कुल द्वीप 22। 4 महत्वपूर्ण है, कौन कौन? उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप, स्टुअर्ट और चैथम। इनमें भी उस उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप जो हैं वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पुनः पूछा हुआ है कि न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो ध्यान दीजिएगा, देखिए मैंने यहां पर दिखाया है, यह है कुक स्ट्रेट। कुक जल संधि जो है यह न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग करती है, जबकि दक्षिणी द्वीप और स्टुअर्ट द्वीप को जो जल संधि अलग कर रही है इसका नाम है फोवेक्स। कौन सी जल संधि है? फोवेक्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच कौन सी जल संधि, कुक स्ट्रेट, दक्षिणी द्वीप और स्टुअर्ट के बीच में कौन सी जल संधि है, तो यह है फोवेक्स। क्लियर है? अब आ जाते हैं कि इन 22 द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड के 22 द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप जो है दक्षिणी द्वीप है, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या और आबादी वाला द्वीप जो है वह उत्तरी द्वीप है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है। सबसे बड़ा द्वीप दक्षिणी द्वीप, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या और आबादी वाला जो द्वीप है वह है उत्तरी द्वीप। अब हम लोग आते हैं इसमें कि न्यूजीलैंड का कौन सा शहर जो है सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। तो उत्तरी द्वीप में स्थित जो शहर है आप देख सकते हैं, उत्तरी द्वीप का महत्वपूर्ण शहर है ऑकलैंड। यह है ऑकलैंड। यह न्यूजीलैंड की सर्वाधिक आबादी वाला शहर है, लेकिन न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वह वेलिंगटन है, जो विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी के रूप में भी जाने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक आबादी न्यूजीलैंड में कहां पर है? ऑकलैंड में, लेकिन न्यूजीलैंड की जो राजधानी है यह वेलिंगटन है और यह राजधानी जो है पूरे विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी के रूप में जाने जाते हैं। अब आ जाते हैं कि इस न्यूजीलैंड में जो मूल निवासी हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूजीलैंड के मूल निवासी को माओरी कहा जाता है। न्यूजीलैंड के मूल निवासी का नाम क्या है? माओरी। और न्यूजीलैंड की कुल आबादी में इनका प्रतिशत मात्र 10% है और इन माओरी की अधिकांश आबादी जो है वह मुख्य रूप से उत्तरी द्वीप पर है। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन तो कई बार आया है यह क्वेश्चन कि न्यूजीलैंड के मूल निवासी को क्या कहा जाता है। तो यह माओरी, और इनका मुख्य निवास किस द्वीप पर है? उत्तरी द्वीप पर। क्लियर है? परंतु यहां पर इंपॉर्टेंट है कि न्यूजीलैंड की कुल आबादी का 85% जो है वह यूरोपीय मूल के लोगों की है और माओरी द्वारा इन यूरोपीय लोगों को पकेहा के नाम से जाना जाता है। पकेहा के नाम से पुकारा जाता है। मैं जो कह रहा हूं उसको आप समझिए कि मूल निवासी जो हैं वह माओरी हैं न्यूजीलैंड के, जिनका मुख्य निवास कहां है? उत्तरी द्वीप पर। लेकिन न्यूजीलैंड की अधिकांश आबादी, आप बोल सकते हैं 85% आबादी जो है वह यूरोपीय मूल के लोगों की है और यूरोपीय मूल के लोगों को माओरी क्या कहते हैं? पकेहा। पकेहा का मतलब क्या होता है? शोषण करने वाला। जो माओरीज का जो लैंग्वेज होता है उसमें पकेहा का मतलब होता है शोषण करने वाला। क्लियर है? अब हम लोग आ जाते हैं न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर। तो दक्षिणी द्वीप में आप देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है।
यह महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी। इससे तो क्वेश्चन काफी अधिक बार आया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत किस देश में है, तो जो इस सेक्शन को नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, वे सीधे बोल देते हैं यूरोप, क्योंकि आल्प्स पर्वत यूरोप में है। तो दक्षिणी आल्प्स की अगर बात की जाए तो आप कहेंगे कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत जो है वह न्यूजीलैंड में है, और न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर रीढ़ की हड्डी की भांति उत्तर से दक्षिण फैला हुआ है। इस दक्षिणी आल्प्स की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है माउंट कुक। माउंट कुक इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो 3764 मीटर है। क्लियर है? तो न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर दक्षिणी आल्प्स पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट कुक, जिसकी ऊंचाई 3764 मीटर है। मौरीज के द्वारा इसे औरंगा के नाम से जाना जाता है। मौरी के द्वारा इसे किस नाम पे पुकारा गया है? औरंगा कहा जाता है, औरंगा। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं कि न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है यह है जिसका नाम है टॉपो। टॉपो झील, यह झील है टॉपो झील। यह पूरे न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है और इसी झील से न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी वाइकाटो निकलती है। वाइकाटो, यह है वाइकाटो नदी। क्लियर है? जो टॉपो झील से निकलकर तस्मान सागर में अपना मुहाना बनाती है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है? टॉपो। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वाइकाटो। यह वाइकाटो नदी कहां पर अपना मुहाना बनाती है? यह मुहाना बनाती है तस्मान सागर में। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग न्यूजीलैंड के प्रमुख शहर पर। तो न्यूजीलैंड के अगर प्रमुख शहरों की चर्चा की जाए तो इसमें 4 या 5 महत्वपूर्ण शहर आप कह सकते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण शहर है इसमें आप देख सकते हैं यह है ऑकलैंड, उत्तरी द्वीप पर। ऑकलैंड उत्तरी द्वीप पर। यह न्यूजीलैंड की सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। न्यूजीलैंड का दूसरा महत्वपूर्ण शहर है वेलिंगटन। वेलिंगटन जो न्यूजीलैंड की राजधानी भी है और पूरे विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी के रूप में जानी जाती है। न्यूजीलैंड का तीसरा महत्वपूर्ण शहर है वह है दक्षिणी द्वीप पर जिसका नाम है क्राइस्ट चर्च। क्राइस्ट चर्च, यह दक्षिणी द्वीप पर है और कैंटरबरी मैदान का अंग है। कैंटरबरी मैदान एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, मुलायम घास का मैदान है, और इसी मैदान का जो सबसे बड़ा शहर है क्राइस्ट चर्च, और चौथा महत्वपूर्ण शहर है यह है डुनेडेन। डुनेडेन यह भी है दक्षिणी द्वीप पर। उसके अलावा अगला महत्वपूर्ण शहर है यह है हैमिल्टन। यह है हैमिल्टन, उत्तरी द्वीप पर हैमिल्टन। लेकिन आपको जिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 शहर इंपॉर्टेंट है न्यूजीलैंड के लिए, नंबर 1 ऑकलैंड उत्तरी द्वीप पर, वेलिंगटन भी उत्तरी द्वीप पर है, क्राइस्ट चर्च और डुनेडिन जो है वह दक्षिणी द्वीप पर है। इनमें से मैंने अभी बताया कि ऑकलैंड जो है वह न्यूजीलैंड की सबसे अधिक आबादी वाला भी शहर है। पहले यह न्यूजीलैंड की राजधानी भी थी, लेकिन वर्तमान में न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वह वेलिंगटन है, जो विश्व की दक्षिणतम राजधानी भी है। और एक इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि वर्तमान में सबसे पहले सूर्योदय कहां, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे वेलिंगटन में। सबसे पहले सूर्योदय जो है वह वेलिंगटन में ही होता है। तीसरा महत्वपूर्ण जो शहर है क्राइस्ट चर्च, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्राइस्ट चर्च कैंटरबरी मैदान का अंग है और आपको बता दें कि दुनिया में सबसे अधिक गुणवत्ता युक्त जल की अगर कहीं पर आपूर्ति होती है तो वह क्राइस्ट चर्च में ही है। उपलब्धता, सबसे शुद्ध जल की उपलब्धता जो है वर्ल्ड का वह है क्राइस्ट चर्च। इससे अधिक शुद्ध जल दुनिया में कहीं नहीं मिलता। और इस जल की प्राप्ति कहां होती है? तो दक्षिणी आल्प्स, देखिए ध्यान दीजिएगा, यह दक्षिणी आल्प्स पर्वत है। तो दक्षिणी आल्प्स पर्वत से निकलने वाली एक्विफर्स नदी, कौन सी नदी है? एक्विफर्स। एक्विफर्स नदी से होती है इस जल की आपूर्ति। बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां की अर्थव्यवस्था का जो आधार है यह कृषि है। क्यों? क्योंकि यह कैंटरबरी जो क्राइस्ट चर्च जो है वह कैंटरबरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का क्षेत्र है और यहां पर सबसे अधिक चारागाह भी उपलब्ध हैं और एग्रीकल्चर कार्य भी यहां पर मुख्य रूप से होता है।
दुग्ध पशुओं का पालन भी यहाँ पर, गौ पशुओं का पालन भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर होता है। जबकि डोनेडिन जो है वह विश्वविद्यालय के लिए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए महत्वपूर्ण है। डोनेडिन यूनिवर्सिटी जो है वह न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर ही है। और कौन सा? यह कैंटरबरी ओटेगो मैदान। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो कैंटरबरी ओटेगो मैदान जो है वह न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के पूर्वी तट पर है। इस कैंटरबरी ओटेगो मैदान में उत्तरी भाग को कैंटरबरी और दक्षिणी भाग को ओटेगो के मैदान के नाम से जाना जाता है। और जबकि पूरा भाग जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान के रूप में जाना जाता है, जिसे कैंटरबरी ओटेगो भी कहा जाता है। तो यहां तक क्लियर हम लोग का हो गया पॉइंट कि न्यूजीलैंड के महत्वपूर्ण शहर। अब हम लोग आते हैं कि उत्तरी द्वीप में प्रवाहित होने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। आप लोग के लिए जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ज्योग्राफी के साथ साथ जनरल जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। एक डिसीजन आया था न्यूजीलैंड सुप्रीम कोर्ट का कि वहां पर एक नदी है वहांगानुई नदी। ध्यान दीजिएगा, यह नदी वहांगानुई ये फ्लो कर रही है उत्तरी द्वीप में और उत्तर से दक्षिण की ओर फ्लो कर रही है, कुक स्टेट में अपना जल गिरा रही है। तो यह नदी वहांगानुई नदी जो है, इसे जीवित मानव की दर्जा दी गई है, जीवित मानव का दर्जा दिया गया है। अर्थात इसे वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो एक मानव को प्राप्त होते हैं। और इसका मतलब है कि अगर कोई इस नदी को प्रदूषित करेगा तो उसे वहां के संविधान के अनुसार दंड भी दिया जाएगा। क्लियर है? अर्थात यह मतलब आप कह सकते हैं कि जीवित मानव को जो अधिकार प्राप्त है वह यहां पर इस नदी को भी प्राप्त है। कौन सी नदी है? वहांगानुई नदी। किस द्वीप पर बह रही है? यह है उत्तरी द्वीप पर। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग को बताया। अब हम लोग आते हैं कि न्यूजीलैंड के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो ध्यान देंगे, न्यूजीलैंड का जो यह भाग है, उत्तरी भाग जो है, तो यह भाग जो निकला हुआ एक प्रायद्वीप की तरह, इस प्रायद्वीप का नाम है ओपोरी पेनिसुला। क्या नाम है? ओपोरी पेनिसुला। और इस पेनिसुला का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, इसे नाम दिया गया केप रिंगा। क्या नाम दिया गया है? केप रिंगा। केप क्या होता है? किसी भी प्रायद्वीपीय भाग का जो टिप पॉइंट होता है। मान लीजिए प्रायद्वीपीय भाग है, तो इस प्रायद्वीपीय भाग का जो टिप पॉइंट है, सबसे दक्षिणी बिंदु है, उसे एक केप कहा जाता है। तो ओपोरी प्रायद्वीप जो है न्यूजीलैंड का सबसे उत्तरी भाग है और इस उत्तरी भाग का जो केप है, इसका नाम है केप रिंगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केप रिंगा क्या है, तो न्यूजीलैंड का सबसे उत्तरी बिंदु जो ओपोरी प्रायद्वीप का सबसे उत्तरी बिंदु है। और ध्यान दीजिएगा, इसी प्रायद्वीप का पश्चिमी भाग, इस प्रायद्वीप का पश्चिमी भाग, यह पश्चिमी भाग है, इसका जो कोस्टल एरिया है उसको नाम दिया गया है 90 माइल बीच। क्या नाम दिया गया है? 90 माइल बीच। तो इससे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 90 माइल बीच कहां पर है, तो आप बताएंगे न्यूजीलैंड में। या फिर आपको क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि ओपोरी प्रायद्वीप का जो पश्चिमी भाग है उसे किस बीच के नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे 90 माइल बीच के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? अब आप मैप में देख रहे हैं कि एक इस केप रिंगा से उत्तर की ओर एक द्वीप समूह है। 13 यहां पर कुल छोटे छोटे 13 द्वीप हैं। 13 द्वीप हैं। इन 13 द्वीपों के समूह को थ्री किंग्स आइलैंड के नाम से जाना जाता है। क्या नाम दिया गया है? थ्री किंग्स आइलैंड। यह 13 द्वीपों का एक निर्जन क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा, यह न्यूजीलैंड के किसी राज्य या जिला का हिस्सा नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड का तात्कालिक हिस्सा के रूप में जाना जाता है। और केप रिंगा से इसकी दूरी लगभग 55 किलोमीटर है। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि थ्री किंग्स आइलैंड जो है किसका तात्कालिक हिस्सा माना जाता है, किस देश का तात्कालिक हिस्सा है, तो आप बताएंगे न्यूजीलैंड का। या इसकी अगर स्थिति पूछी जाए तो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप जो केप रिंगा है वहां से यह 55 किलोमीटर दूर है, जिसका नाम है थ्री किंग्स आइलैंड। क्लियर है? अब हम लोग जानते हैं कि भारत के पूर्वी तट अर्थात तमिलनाडु के जो तटवर्ती क्षेत्र है उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो कोरोमंडल तट भारत में है, लेकिन साथ में कोरोमंडल प्रायद्वीप भी कहां पर है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप बताएंगे न्यूजीलैंड में। यह भाग जो है न्यूजीलैंड का, इसे कोरोमंडल प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। फ्लैंटी की खाड़ी के पश्चिम का जो भाग है वह कोरोमंडल प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? एक महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इस संपूर्ण यूरोपीय न्यूजीलैंड की जलवायु कैसी है, तब आप कहेंगे कि इस संपूर्ण न्यूजीलैंड की जो जलवायु है वह पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। कैसी जलवायु है? पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि न्यूजीलैंड की जलवायु किस प्रकार की है, तो आप बताएंगे पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु।
अर्थात आप इसे शीत शीतोष्ण जलवायु के नाम से भी जान सकते हैं। और शीतोष्ण या पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि बूंदाबूंदी वर्षा के रूप में वर्षा सालों भर होती है। मूसलाधार बारिश नहीं होती है, लेकिन वर्षा जो होती है वह बूंदाबूंदी के रूप में सालों भर होती है। और इस वर्षा का महत्वपूर्ण कारण क्या है? पछुआ पवन। जानते हैं कि पछुआ पवन जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में काफ़ी अधिक शक्तिशाली होती है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन की स्थिति जो है काफ़ी मजबूत होती है। जिसका प्रमुख कारण क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंडों का अधिक विस्तार है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग अधिक है। अर्थात इन पवनों के मार्ग में कोई अवरोध नहीं मिलता, जिसके कारण पछुआ पवन जो हैं दक्षिणी गोलार्ध में काफ़ी अधिक शक्तिशाली होते हैं। खासकर 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इनकी भयावहता के कारण इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इसे गरजती चालीसा, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर भयंकर 50 और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चिकती 60 के नाम से जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि न्यूजीलैंड की जो स्थिति है यहाँ पर गरजती चालीसा का प्रभाव काफ़ी अधिक है और इसके कारण क्या होता है कि इस पछुआ पवन का प्रभाव यहाँ पर काफ़ी अधिक होता है। तो इन पछुआ पवन के प्रभाव के कारण क्या होता है कि न्यूजीलैंड के क्षेत्र में वर्षा तो सालों भर होती है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा का जो क्षेत्र है यह जो पर्वत है दक्षिणी आल्प्स, तो दक्षिणी आल्प्स पर्वत के पश्चिमी भाग में वर्षा काफ़ी अधिक होती है। जिसका प्रमुख कारण क्या है कि जब पछुआ पवन यहाँ से इस तरीके से चल रही है तो इसके मार्ग में यह पर्वत जो है अवरोध पैदा करता है, जिसके कारण अधिकांश बारिश यहाँ होती है। और इस पर्वत का जो पूर्वी भाग जो है यह भाग जो है यह रेन शैडो एरिया के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर वर्षा काफ़ी कम होती है, जिसका कारण है कि यहाँ पर जो पवन आ रही है टकरा रही है अपनी सारी बारिश यहाँ गिरा दे रही है। उसके बाद जब यह हल्की होती है, इसकी सारी आर्द्रता खत्म हो जाती है, तब यह ऊपर उठकर दूसरी ओर उतरती है। तो यह जो एरिया होता है रेन शैडो एरिया होता है दक्षिणी आल्प्स पर्वत का पूर्वी भाग, जबकि पश्चिमी भाग में काफ़ी अधिक वर्षा होती है। लेकिन इस रेन शैडो एरिया का पूर्वी भाग जो दक्षिणी द्वीप का पश्चिमी तटीय भाग पूर्वी तटीय भाग है, यह भाग जो है यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं इसे कैंटरबरी ओटैगो का मैदान के नाम से जाना जाता है। सामूहिक नाम है कैंटरबरी ओटैगो। इस मैदान के उत्तरी भाग को कैंटरबरी का मैदान और दक्षिणी भाग को ओटैगो का मैदान के रूप में जाना जाता है। कैंटरबरी का जो मैदान है यह विश्व में गौ पशुओं के पालन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जबकि ओटैगो के मैदान में मुख्य रूप से भेड़ पालन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के आधार पर विश्व में गौ पशु के पालन में न्यूजीलैंड का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। और इसी कारण इस देश में दूध और दूध से बने पदार्थों के निर्यात में न्यूजीलैंड का विश्व में पहला स्थान है। और न्यूजीलैंड का एक महत्वपूर्ण प्रदेश है गौपालन क्षेत्र है तराना प्रदेश। यह विश्व में गौ पशुओं के घनत्व के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा है गौ पशुओं के घनत्व के दृष्टिकोण से। तो यह काफी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान देना होगा। विश्व में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व में गौ पशुओं का सर्वाधिक घनत्व कहां पर है, तो न्यूजीलैंड के तराना प्रदेश में। एक महत्वपूर्ण फिर क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है कि न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं वह किस तिथि को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाते हैं। वो साल का एक महत्वपूर्ण डेट है, वह डेट है 6 फरवरी। कौन सा डेट है? 6 फरवरी। क्यों महत्वपूर्ण है 6 फरवरी? क्योंकि इसी दिन न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी और न्यूजीलैंड पर अधिकांश आबादी अर्थात यूरोपियन ब्रिटेन के बीच में न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी और ब्रिटेन के बीच में एक संधि हुई थी। इस संधि का नाम है वेटिंगी की संधि। काफी महत्वपूर्ण है वेटिंगी की संधि। इस संधि के द्वारा न्यूजीलैंड पर ब्रिटेन की प्रभुसत्ता स्थापित हुई। साथ में ब्रिटेन ने प्रभुसत्ता तो स्थापित कर ली, साथ में यह वचन दिया कि हम आपके मूल निवास में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आपके अस्तित्व को बनाए रखेंगे।
तो इस संधि के द्वारा न्यूजीलैंड में शांति कायम हुई है और वह डेट कौन सा था, वह है 6 फरवरी। तो 6 फरवरी 1840 को न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी और यूरोपियन के बीच में जो संधि हुई, उस संधि का नाम था वेटिंगी, और इसी संधि के द्वारा न्यूजीलैंड पर ब्रिटेन की प्रभुसत्ता कायम हुई और इसी कारण न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी माओरी जो हैं वे 6 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाते हैं। तो एक महत्वपूर्ण सेक्शन था ओशिनिया महाद्वीप का। दूसरा महत्वपूर्ण सेक्शन मैंने कंप्लीट किया। पहला था ऑस्ट्रेलिया, दूसरा था न्यूजीलैंड। अब अगली वीडियो में मैं न्यूजीलैंड के तीसरे महत्वपूर्ण सेक्शन, जिसके अंतर्गत प्रशांत महासागर के बिखरे हुए द्वीपों की चर्चा करूंगा, जो मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया के रूप में जाने जाते हैं। ओके, धन्यवाद।